नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 नवंबर 2025 और हम कुछ बहुत ही ज़रूरी समसामयिक विषयों पर गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर पर्यावरण और सुरक्षा तक काफी कुछ है। हाँ, और यूपीएससी की तैयारी के नज़रिए से ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ विषय शायद दोहराए जा रहे हों, जो एक तरह से रिवीजन के लिए भी अच्छा है। सही बात है। तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष चलते हैं। नासा ने हाल ही में कॉमेट 3I एटलस की कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं। इसे एक अंतरतारकीय पिंड या इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है। ये असल में होते क्या हैं? देखिए, इन्हें आप अंतरिक्ष के खानाबदोश समझ सकते हैं। खानाबदोश दिलचस्प है। हाँ, मतलब ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो हमारे सौर मंडल के हैं ही नहीं। ये किसी और तारे के सिस्टम से आते हैं और बस हमारे सौर मंडल से होकर गुजर रहे हैं। तो ये आते कहाँ से हैं? मतलब अपने तारे से अलग कैसे हो जाते हैं? ज्यादातर किसी टकराव की वजह से या फिर किसी बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें अपने सिस्टम से बाहर फेंक दिया होता है और फिर ये करोड़ों साल तक तारों के बीच की खाली जगह में सफर करते रहते हैं। अच्छा, तो 3ILS से पहले भी ऐसे पिंड देखे गए हैं? हाँ, बिल्कुल। 2017 में उमुमुआ नाम का एक पिंड मिला था, फिर 2019 में 2I बोरिसॉफ, और अब ये तीसरा बड़ा उदाहरण है। तो इन्हें क्या चीज हमारे अपने सौरमंडल के धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से अलग बनाती है? कोई खास पहचान? हाँ, दो बहुत बड़ी पहचान है। पहली तो है इनकी कक्षा, इनका रास्ता जो हाइपरबोलिक होता है। हाइपोबोलिक? मतलब ये कि ये एक सीधी तेज रफ्तार में आते हैं, सूरज के पास से गुजरते हैं और फिर हमेशा के लिए आगे निकल जाते हैं। ये वापस कभी नहीं लौटते। और दूसरी पहचान? वो है इनकी रफ्तार। ये इतनी तेजी से चलते हैं कि हमारे सूरज का इतना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण भी इन्हें अपनी कक्षा में बांध नहीं पाता। तो फिर इनमें इतनी दिलचस्पी क्यों ली जा रही है? मतलब हमारे लिए इनका क्या महत्व है? दिलचस्पी इसलिए क्योंकि ये एक टाइम कैप्सूल की तरह है। ये हमें उन सौर मंडलों के बारे में सीधे तौर पर जानकारी देते हैं जहां ये बने थे। अच्छा, मतलब इनकी बनावट से हम दूसरे सोलर सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल। उनकी रासायनिक बनावट का अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि दूसरे तारों के आसपास ग्रह कैसे बनते हैं। क्या वहां भी हमारे जैसे ही तत्व हैं? ये खगोल विज्ञान के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब दे सकते हैं। कमाल है। तो अंतरिक्ष के रहस्यों से अब जरा चिकित्सा की दुनिया में आते हैं। एक शब्द आजकल बहुत चर्चा में है, फार्माकोजेनोमिक्स। कहा जा रहा है कि ये एक दवा सबके लिए वाले नजरिए को बदल देगा। हाँ, ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। फार्माकोजेनोमिक्स मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फार्माकोलॉजी यानी दवाओं का अध्ययन और जीनोमिक्स यानी जीन्स का अध्ययन। ओके। तो ये बेसिकली इस बात की पड़ताल करता है कि आपका डीएनए ये कैसे तय करता है कि कोई खास दवा आपके शरीर पर कैसा असर करेगी। अच्छा, मतलब एक ही दवा अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग असर क्यों करती है? इसका जवाब हमारे जीन्स में है। बिल्कुल। किसी पर दवा बहुत अच्छा काम करती है, किसी पर बिल्कुल नहीं, और किसी को गंभीर साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। इसकी वजह अक्सर हमारे जीन्स में छिपी होती हैं। और इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है? अभी ये ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर के इलाज में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा कार्डियोलॉजी और मनोरोग के इलाज में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसके 3 बड़े फायदे हैं। एक, दवाएं ज्यादा सुरक्षित हो जाती हैं, मतलब साइड इफेक्ट्स का खतरा कम होता है। दूसरा? इलाज ज्यादा असरदार होता है। और तीसरा? तीसरा ये कि इससे शोधकर्ताओं को ऐसी नई दवाएं बनाने में मदद मिलती है जो सीधे बीमारी पैदा करने वाले जीन पर ही असर करें। वाह, ये तो वाकई चिकित्सा का भविष्य लगता है। चलिए एक बार फिर से अंतरिक्ष की ओर लौटते हैं। इस बार शनि के एक चंद्रमा की बात करते हैं, एनसेलाडस। एनसेलाडस वैज्ञानिकों की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक। हाँ, तो नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान के डेटा से वहाँ कुछ नए कार्बनिक यौगिक मिले हैं। क्या ये इस बात का संकेत है कि वहाँ जीवन हो सकता है? ये उस संभावना को और भी मजबूत करता है। एनसेलाडस शनि का छठा सबसे बड़ा चंद्रमा है और ये हमारे सौर मंडल की सबसे चमकीली चीजों में से एक है। चमकीली? वो क्यों? क्योंकि इसकी सतह लगभग पूरी तरह से साफ पानी की बर्फ से ढकी है, जो सूरज की रोशनी को शीशे की तरफ परावर्तित कर देती है। लेकिन असली दिलचस्पी तो इसकी सतह के नीचे है ना? बिल्कुल। असली जादू इस बर्फीली परत के नीचे है।
वैज्ञानिकों का पक्का मानना है कि वहां एक विशाल तरल पानी का महासागर मौजूद है। एक बर्फीले चांद पर तरल महासागर, ये कैसे मुमकिन है? इसका कारण है ज्वारीय तापन या टाइडल हीटिंग। शनि का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण एन्सेलाडस को एक रबर की गेंद की तरह लगातार खींचता और दबाता रहता है। अच्छा, तो इस घर्षण से गर्मी पैदा होती है। हाँ, और यही गर्मी बर्फ को पिघलाकर महासागर को तरल बनाए रखती है। और सबसे रोमांचक खोज ये है कि इस महासागर की तलहटी में हाइड्रोथर्मल वेंट हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट, ये वही हैं जो पृथ्वी के गहरे समुद्रों में पाए जाते हैं? एग्जैक्टली। ये गर्म, खनिज से भरपूर पानी के फव्वारे हैं और माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ऐसे ही किसी माहौल में हुई थी। तो वहां जीवन के लिए जरूरी लगभग सभी चीजें मौजूद हैं। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। चलिए अब अंतरिक्ष और जेनेटिक्स से जमीन पर उतरते हैं, बात करते हैं पर्यावरण और कूटनीति की। भारत के पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में 11वीं JCM यानी संयुक्त क्रेडिट तंत्र की बैठक में हिस्सा लिया। ये JCM क्या है? JCM जापान की शुरू की हुई एक द्विपक्षीय पहल है जो 2013 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से लड़ना। और ये काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, जापान अपनी एडवांस्ड डीकार्बनाइजिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में भारत जैसे किसी भागीदार देश में निवेश करता है। ओके। उस प्रोजेक्ट से जितना कार्बन उत्सर्जन कम होता है उसे मापा जाता है और उस कमी का एक हिस्सा क्रेडिट के रूप में जापान को वापस मिल जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से दोनों के लिए फायदे का सौदा हुआ, मतलब हमें टेक्नोलॉजी मिली और उन्हें कार्बन क्रेडिट्स। बिल्कुल, ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। इससे जापान और भारत दोनों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC लक्ष्यों को पाने में मदद मिलती है। पर्यावरण से ही जुड़ी एक और दिलचस्प खबर है। विशाखापट्टनम से पता चला है कि इंडियन पॉन्ड हेरॉन, जिसे हम तालाब का बगुला भी कहते हैं, पूर्वी तट पर नियमित मौसमी यात्राएं कर रहा है। हाँ, और ये खबर सिटीजन साइंस की ताकत को दिखाती है। मतलब आम नागरिक भी वैज्ञानिक डेटा एकत्र करने में मदद कर रहे हैं। ये पक्षी दिखता कैसा है? प्रजनन के मौसम में इसकी पीठ पर मैरून रंग के पंख आ जाते हैं। बाकी समय ये भूरे रंग का मिट्टी जैसा दिखता है ताकि ये आसानी से छिप सके। और इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में तो ये लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक श्रेणी में है, लेकिन भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में शामिल है, तो इसे कानूनी संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण की बात हुई तो छत्तीसगढ़ से एक दुखद खबर भी है। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य में शिकारियों ने 2 बाइसन को मार डाला। ये अभयारण्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भोरमदेव सिर्फ एक अभयारण्य नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलियारा है। गलियारा मतलब? ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ के अचानक मार अभयारण्य से जोड़ता है। बाघ जैसे बड़े जानवरों के लिए ऐसे गलियारे जीवन रेखा की तरह होते हैं। अच्छा, ताकि वो एक जंगल से दूसरे जंगल जा सके। हाँ, इससे उन्हें नए साथी खोजने और जेनेटिक विविधता बनाए रखने में मदद मिलती है। इस गलियारे के बिना इन जंगलों में जानवरों की आबादी अलग थलग पड़ जाएगी और धीरे धीरे खत्म हो सकती है। और इस अभयारण्य का नाम भोरमदेव क्यों है? इसका नाम पास में ही स्थित प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के नाम पर रखा गया है, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इसी जुड़ाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हिंद महासागर में एक अहम विकास हुआ है। सेशेल्स कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव यानी CSC का 6ठा सदस्य बन गया है। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। तो ये कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव है क्या? CSC हिंद महासागर क्षेत्र के देशों का एक सुरक्षा समूह है। इसकी शुरुआत भारत, श्रीलंका और मालदीव ने की थी। बाद में मॉरिशस और बांग्लादेश भी जुड़े और अब सेशेल्स। और इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला और साइबर सुरक्षा जैसे साझा खतरों से मिलकर निपटना है। तो इसमें सेशेल्स का शामिल होना भारत के लिए क्यों मायने रखता है? सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में एक बहुत ही अहम जगह पर स्थित है। इस क्षेत्र में चीन अपना प्रभाव लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। CSC का विस्तार इस क्षेत्र में भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति को मजबूत करता है और चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है। समझ गया। चलिए अब देश की आंतरिक व्यवस्था और कानून की ओर बढ़ते हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्वच्छ हाथों के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड्स पर एक अहम टिप्पणी की है। ये सिद्धांत है क्या? ये कानून का एक बहुत पुराना और बुनियादी सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है, जो न्याय चाहता है उसे खुद भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आप अदालत से किसी राहत की मांग कर रहे हैं तो आपको उस मामले से जुड़े सभी तथ्य पूरी ईमानदारी के साथ अदालत के सामने रखने होंगे। आप कुछ छिपा नहीं सकते। कोई सरल सा उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी के पैसे से खरीदी हुई कार के चोरी हो जाने की शिकायत करने अदालत जाए, तो अदालत राहत देने से पहले ये जरूर पूछेगी कि आपके पास ये कार आई कहाँ से। आप न्याय मांगने तब आ सकते हैं जब आपके हाथ खुद साफ हों। अगर कोई याचिकाकर्ता जानबूझकर जरूरी बातें छुपाता है तो अदालत उसकी याचिका को सिर्फ इसी आधार पर खारिज कर सकती है। ओके, अब बात करते हैं देश के बुनियादी ढांचे की। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IAA ने पूर्वोत्तर में कार्गो और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े समझौते किए हैं। IAA की भूमिका क्या है? IAA एक सांविधिक निकाय है, मतलब इसे संसद के एक कानून IAA एक्ट 1985 के तहत बनाया गया है। और इसका काम? इसका मुख्य काम देश की नदियों, जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, पर जहाजों के चलने लायक ढांचा विकसित करना और उसका रखरखाव करना है। तो पूर्वोत्तर के लिए इसके हालिया कदम क्यों खास हैं? ये भारत की दो बड़ी नीतियों से सीधे जुड़ता है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। कैसे? पूर्वोत्तर, जो सड़क और रेल से उतना नहीं जुड़ा है, के लिए ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां परिवहन का एक सस्ता और पर्यावरण अनुकूल साधन है। इन जलमार्गों को विकसित करके IAA न सिर्फ पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से व्यापार भी बढ़ा रहा है। अच्छा, और अंत में सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर। भारतीय तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र और गोवा के तट पर सागर कवच अभ्यास किया है। ये अभ्यास क्या है? सागर कवच एक द्विवार्षिक अभ्यास है, मतलब ये साल में 2 बार होता है। इसकी जरूरत हमें 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद महसूस हुई थी। हाँ, जब आतंकवादी समुद्र के रास्ते से आए थे। बिल्कुल। इस अभ्यास का उद्देश्य हमारी तटीय सुरक्षा की तैयारियों को परखना है। इसमें तटरक्षक बल के साथ साथ नौसेना, समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क जैसी लगभग सभी एजेंसियां एक साथ काम करती हैं। ये अभ्यास असल में होता कैसे है? क्या ये एक तरह का मॉक ड्रिल है? हाँ, ये एक बहुत ही यथार्थवादी मॉक ड्रिल है। इसमें सुरक्षा बलों को 2 टीमों में बांटा जाता है। एक होती है रेड टीम, जो घुसपैठियों या आतंकवादियों की भूमिका निभाती है, और वो समुद्र के रास्ते से घुसने की कोशिश करती है। हाँ, और दूसरी होती है ब्लू टीम, जिसका काम इन घुसपैठियों का पता लगाकर उन्हें रोकना होता है। तो इससे हमारी कमजोरियों का पता चलता है। सही कहा। और इसमें मछुआरों को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि वो तट पर हमारे आंख और कान की तरह काम करते हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहली सूचना अक्सर उन्हीं से मिलती है। तो आज हमने अंतरिक्ष के रहस्यों से लेकर समुद्री सुरक्षा तक और जेनेटिक मेडिसिन से लेकर प्राचीन कानूनी सिद्धांतों तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। और आज की चर्चा से एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि हमने आज फार्माकोजेनोमिक्स से लेकर संयुक्त क्रेडिट तंत्र जैसी कई तकनीकों पर बात की। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमें बीमारी और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए नए और शक्तिशाली उपकरण दे रहे हैं, क्या हमारी शासन, कानूनी और नौकरशाही प्रणालियां इन तेज बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए उतनी ही तेजी से विकसित हो रही हैं? या फिर हम 21वीं सदी की समस्याओं को अभी भी 20वीं सदी के तरीकों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। एक बेहतरीन सवाल, इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही इस श्रृंखला के दूसरे भाग के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।